Next we will study two close parallel conducting plates each of area A are given charge Q1 and Q2. तो ये दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिन दोनों का एरिया A है, इनको चार्ज Q1 और Q2 दे दिया गया। तो सवाल ये है, हाउ विल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमको निकालना है। कुछ भी हो जाए, एक चीज जो हमेशा होगी वो ये कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। तो सरफेस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। Charge will distribute on the surface such that the resultant electric field becomes zero inside both the plates। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। इनफैक्ट हर पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। सो लेट अस से फर्स्ट प्लेट की इनर सरफेस के ऊपर चार्ज Q1 अगर आ जाए, टोटल चार्ज कैपिटल Q1 दिया गया था, इनर सरफेस पे चार्ज स्मॉल Q1 आ जाए, तो बाई चार्ज कंजर्वेशन आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 माइनस स्मॉल Q1 होगा, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q1 ही होना चाहिए। उसी टाइप से अगर सेकेंड प्लेट की इनर बाउंड्री पे चार्ज Q2 आ जाए, तो चार्ज कंजर्वेशन से सेकेंड प्लेट की आउटर बाउंड्री पे चार्ज कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 होगा, क्योंकि सेकेंड प्लेट पे नेट चार्ज कैपिटल Q2 ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे देयरफॉर दो अननोन है, एक Q1 और दूसरा Q2। अगर हमें Q1 Q2 मिल जाए तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्लेट्स पे मिल जाएगा। अब Q1 Q2 को निकालने का तरीका क्या होगा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 व्हाट डू वी डू इज, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो दिस इज ए गॉसियन सरफेस जो कि इन दोनों प्लेट से पास कर रहा है, और इस गॉसियन सरफेस पे अगर हम गॉस लॉ लगाएं तो इतने रीजन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस रीजन से इस सरफेस के पार्ट से जो फ्लक्स पास करेगा वो जीरो होगा। सिमिलरली इतने रीजन से अगेन, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, इस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो के बराबर होगा। यहां पर क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इनके बीच की सेपरेशन बहुत कम है, वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे भी मोर और लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी, और इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो इधर की तरफ है, तो इससे भी पास होने वाला फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। और उसी टाइप से इससे भी पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इसका भी एरिया DA या एरिया A इधर की तरफ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे हम फ्रिंजिंग इफेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं और ये अज्यूम कर रहे हैं कि फाइनाइट शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस फाइनाइट शीट के परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पे। दस इस सरफेस पे जब हमने गॉस लॉ लगाया तो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स ही जीरो आ गया। इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। दैट इज टोटल फ्लक्स through the Gaussian surface should be zero, which implies that the net charge inside the surface should be zero। तो अगर इस सरफेस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 अज्यूम किया था, we must have Q1 plus Q2 equal to zero, or we can say that Q2 becomes equal to minus Q1। तो अगर इस सरफेस पे चार्ज Q1 आया है तो सामने वाले सरफेस पे माइनस Q1 चार्ज ही इंड्यूस होना चाहिए, एंड दिस इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ गॉस लॉ। तो दो प्लेट्स अगर हैं, एक प्लेट पे चार्ज Q है, सामने वाली प्लेट पे चार्ज माइनस Q ही होगा। नाउ अभी भी हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस इज, जब किसी दो प्लेट्स को चार्ज Q1 Q2 दिया जाएगा, तो इनर सरफेस पे अगर चार्ज Q1 आ गया तो सामने वाले सरफेस पे चार्ज माइनस Q1 आएगा, इस साइड पे चार्ज Q1 माइनस स्मॉल Q1 होगा,
और इस साइड पे चार्ज देयरफॉर Q2 प्लस Q1 होगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर आने वाला नेट चार्ज 0 होना चाहिए। वी हैव सीन दैट टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स 0 है। दैट मीन्स नेट चार्ज इनसाइड शुड बी 0 and therefore Q1 plus Q2 बराबर 0 and Q2 will become equal to minus Q1। इतना हमने अभी तक किया है। अभी हमें Q1 की वैल्यू निकालनी बची हुई है। Q1 की वैल्यू कैसे निकालें? Q1 की वैल्यू निकालने के लिए we can use the fact that the total electric field due to Q1 and minus Q1 inside the conductor will be 0। अब कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट लें, लेट अस से ये, इस पॉइंट पे Q1 के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी भी हो, और माइनस Q1 के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। दस Q1 और माइनस Q1 की वजह से ही सिर्फ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। अगर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो माइनस Q1 की वजह से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगी, क्योंकि सीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। दस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों की वजह से 0 है एंड देयरफॉर इन दोनों की वजह से भी 0 होनी चाहिए। The total electric field due to Q1 and minus Q1 inside the conductor will be 0 and therefore the electric field due to Q1 minus small q1 must be equal to the electric field due to Q2 plus Q1 इस point पे, which means Q1 minus small q1 should produce same electric field as Q2 plus Q1 इस point पे, उसी टाइप से इस point पे, which is only possible when ये दोनों चार्ज बराबर हों। तो आउटर सरफेस पे आने वाले चार्ज अगर बराबर हो जाएं तभी इन दोनों की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। Thus we should have Q1 minus small q1 equals to Q2 plus small q1। सॉल्व करने पे we will get Q1 becomes equal to Q1 minus Q2 by 2 and outer surface पे आने वाला चार्ज Q1 minus small q1 which is also equal to Q2 plus small q1 और Q1 की वैल्यू यहाँ रखने पे we will get Q1 plus Q2 by 2। हालांकि ये देखना कि आउटर सरफेस पे चार्ज Q1 plus Q2 by 2 होगा, इट वॉज वेरी इजी, क्योंकि इन दोनों के ऊपर नेट चार्ज Q1 plus Q2 है और इनर प्लेट्स पे नेट चार्ज 0 है, इस पे Q तो माइनस Q, तो आउटर प्लेट्स पे चार्ज का सम Q1 plus Q2 होगा। और क्योंकि दोनों आउटर प्लेट्स पे बराबर चार्ज है, दोनों पे चार्ज Q1 plus Q2 by 2 इधर भी और Q1 plus Q2 by 2 इधर भी होगा। So what we have learned so far is कि अगर दो प्लेट्स को चार्ज Q1 और Q2 दिया जाए तो वो चार्ज इन दो प्लेट्स पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इनर प्लेट पे आने वाला चार्ज Q1 माइनस Q2 by 2 हो जाए और सामने वाली प्लेट पे माइनस Q1 माइनस Q2 by 2 हो जाएगा और आउटर प्लेट दोनों प्लेट पे चार्ज बराबर होगा and that will be given by Q1 plus Q2 by 2 and Q1 plus Q2 by 2। तो दिस इज हाउ द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट। अब अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट वेरियस पॉइंट्स, लेट अस से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ लगाना पड़ेगा और गॉस लॉ के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो इस पॉइंट से पास करने वाला अगर गॉसियन सरफेस हम कुछ ऐसा बना लें, इस सरफेस पे इस पॉइंट से या इस रीजन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। सिमिलरली इस रीजन में भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा और यहाँ पर भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। जो भी फ्लक्स पास कर रहा होगा सिर्फ इस सरफेस से कर रहा होगा और इससे पास होने वाला फ्लक्स E इंटू ए बराबर इसके अंदर रखा हुआ नेट चार्ज, इसके अंदर रखा हुआ नेट चार्ज
Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 माइनस Q2 बाई 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई A होगी। Thus the electric field inside will be Q1 minus Q2 by 2 epsilon naught A. सिमिलरली अगर इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बाहर के किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी हो, आई विल मेक ए गॉसियन सरफेस समथिंग लाइक दिस। इस गॉसियन सरफेस से इस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सिमिलरली इस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे भी सेम रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। तो जो भी फ्लक्स पास कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से पास कर रहा होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स ई इंटू ए होगा, और ई इंटू ए बराबर होगा जो टोटल चार्ज अंदर रखा हुआ है, इसके टोटल अंदर जो चार्ज रखा हुआ है गॉसियन सरफेस के, वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 है। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बाहर। नाउ दोनों प्लेट्स पे चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर हमें निकालना है कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा F, तो वो हम कैसे निकालें? फोर्स निकालने के लिए हमें फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो पहली प्लेट पे जो टोटल चार्ज है दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड, वो Q1 है। Q1 टोटल चार्ज के वजह से जो टोटल फील्ड होगी वो Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A होगी, सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर। अब चार्ज Q2 Q1 की फील्ड में रखा हुआ है, और कोई चार्ज अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी गिवन बाय द चार्ज Q2 इनटू वहां पे मौजूद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से Q1 by 2 epsilon naught A है, and therefore the force will become equal to Q2 into Q1 upon 2 epsilon naught A। thus इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा will be given by Q1 into Q2 upon 2 epsilon naught A। फिर से थोड़ा सा इसको डिस्कस करें। एक प्लेट है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q1 है। हाँ, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर भी, लेकिन टोटल चार्ज तो अभी भी Q1 ही है, और we can assume it to be a single sheet जिसका चार्ज Q1 है, और Q1 के जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। और सिग्मा कितना है, टोटल चार्ज Q1 कितने एरिया में, 2 एप्सिलॉन नॉट A। 10 सिर्फ चार्ज Q1 की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A होगी इस कंडक्टर के बाहर हर रीजन पे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q2 रखा हुआ है। हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें कोई चार्ज रखा हुआ है, अगर हमें उस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो। तो Q2 चार्ज Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, देयरफॉर इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स Q1 Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A के बराबर होगा।